लव की घंटी 1। यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स अ। यह उपन्यास श्री दीपक सत्य द्वारा लिखा गया है। अध्याय 5। नया घर। राजू के पिताजी को उनके एक रिश्तेदार के बेटे ने ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर वे हैरान भी हुए थे और चौकन्ने भी हुए थे। हैरानी का कारण उस लड़के की कम आयु थी। हालांकि वो लड़का 28 वर्ष का था, मगर बड़ों के लिए वो अभी भी छोटा ही था। यकीनन मेरे सभी रिश्तेदारों में ये लड़का वास्तव में समझदार है। राजू के पिता के मन से यह बात निकली थी। राजू के पिताजी को समझ आया कि राजू को पीर के सहारे छोड़ देना मूर्खता होगी, लिहाजा वे उसमें अच्छे संस्कार देने का प्रयास करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास के लोग अपने बेटों को अच्छे संस्कार बिल्कुल नहीं देते, फिर भी वे उनसे बेहतर व्यवहार करने की उम्मीद करते हैं। अरे, जिन बातों के बारे में बच्चों को पता ही नहीं, उनके अनुसार बच्चे व्यवहार कैसे करेंगे? मूर्ख हैं सब के सब। सच में बच्चों को बछड़ों की तरह पालते हैं। पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा और अपनी पत्नी की भी जिम्मेवारी लगाई कि वे राजू को अच्छे संस्कार दें। परिणामस्वरूप राजू उत्तम पुरुष की तरह बड़ा होने लगा। राजू ने जीवन में कभी भी 40% नंबर भी नहीं लिए थे, फिर भी उसके पिताजी को यकीन था कि उनका गुणी बेटा कोई महान सरकारी अफसर बनेगा। बेशक पहली नज़र में यह मूर्खता या अंधविश्वास लगे, मगर यह न तो उनका अंधविश्वास था और न ही मूर्खता थी। ये पिताजी का सामान्य ज्ञान था, क्योंकि उन्हें अपने बेटे में स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखती थी। अपने तजुर्बे से पिताजी को ये पता था कि अक्सर जो लोग एग्जाम्स में ज़्यादा नंबर नहीं लेते, वे अपने जीवन में महान लक्ष्यों को हासिल करते हैं। परंतु राजू ने तो 12वीं के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। माता पिता को लगा कि राजू कोई खास कोर्स करेगा, मगर 3 महीने बाद उसने स्पष्ट कर दिया कि उसकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है। फिर माता पिता को लगा कि राजू कोई काम शुरू करेगा, मगर राजू ने स्पष्ट कर दिया कि उसका काम करने का भी कोई इरादा नहीं है। रिश्तेदारों को राजू के माता पिता को चिढ़ाने का मौका मिल गया। वे आए दिन राजू के खिलाफ उसके माता पिता के कान भरते रहते। माता पिता कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, मगर अकाल मृत्यु की भविष्यवाणी वाले जिस बच्चे को इतनी मुश्किल से जवान किया हो, उसे कुछ कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आए दिन अखबारों में आत्महत्या वाली खबरें आती ही रहती हैं, लिहाजा उन्हें राजू के मामले को जरा सा भी रिस्क नहीं लेना था। नेकदिल पिता को अपना इकलौता जवान बेटा निठैला घूमता भी बर्दाश्त नहीं होता था। उन्हें ये भी यकीन था कि जो अकाल मृत्यु नशे के रूप में रोजाना लाखों लोगों को अकाल मौत देती रहती है, वो उनके बेटे पर भी हमला जरूर करेगी। नशेड़ी लोगों को अच्छे घर के बच्चों की ही तलाश रहती ही है, ताकि अच्छे घर के बच्चे नशे के आदी बनकर अपने घर से पैसों की चोरी करने लगें और उन नशेड़ियों के भी नशे का प्रबंध करने लगें। लिहाजा राजू के पिताजी इधर कुआं उधर खाई वाले हालात में फंसे हुए थे। राजू से कुछ कहते भी नहीं बनता था और उसे निठला भी नहीं देखा जाता था। ऐसे में उन्हें उसी रिश्तेदार के बेटे की याद आई जो दहेज वाली शादियों में नहीं जाता था। वास्तविकता यह है कि उस लड़के की याद उन्हें एक रिश्तेदार के ताने के कारण ही आई थी। तेरा बेटा भी उस रामकली के बेटे जैसा बन गया है। चलो, रामकली का तो पति मर गया, इसलिए उसका कंट्रोल अपने बेटे पर नहीं रहा, मगर तू तो जिंदा है, फिर कैसे अपने बेटे को रामकली के बेटे जैसा नालायक बनने दिया? एक रिश्तेदार ने राजू के पिताजी फटकार लगाते हुए जब ये शब्द कहे तो उन्हें रामकली के समझदार बेटे की याद आ गई। राजू के पिताजी एक हफ्ते से रामकली भाभी से मिलने की सोच रहे थे, मगर जाने अवसर नहीं मिल पा रहा था। एक शाम को जब वे काम से घर लौटे तो देखा कि रामकली अपने छोटे बेटे के साथ उन्हें अपने नए घर में होने वाले गृह प्रवेश के फंक्शन का न्योता देने आ रखी हैं। इतनी अच्छी खबर है, मगर भाभी आप दुखी क्यों लग रही हो? पैसे की कोई दिक्कत है तो बताओ। पिताजी ने उदास रामकली भाभी को देखकर उनकी समस्या का अंदाजा लगाते हुए पूछा। जी नहीं चाचा जी, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल भैया ने आपके अलावा किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाया है। आंटी के साथ वही बातें करते हुए माँ दुखी हो रही हैं। रामकली के छोटे बेटे ने उत्तर दिया तो राजू के पिताजी बेहद खुश हुए। राजू के पिताजी को अच्छे से समझ आ रहा था कि उस लड़के ने बाकियों को क्यों नहीं बुलाया था। जिसे बाकी सब निठैला कहते थे,
उसने उन्हें अपनी खुशियों में शामिल नहीं किया था। वो अपने बूते अमीर हुआ था, इसलिए कोई खुलकर उसका विरोध भी नहीं कर पा रहा था। गृह प्रवेश का कार्यक्रम एक हफ्ते बाद का था, मगर राजू के पिताजी अगले ही दिन उस लड़के से यानी अपने इकलौते वास्तविक समझदार रिश्तेदार से मिलने चले गए। उन्होंने बिना किसी शर्म के अपनी समस्या उस लड़के को बता दी। उस समझदार रिश्तेदार को उनकी समस्या तुरंत समझ आ गई। आप रिलैक्स हो जाओ चाचा जी, बस आप अपनी मर्जी उस पर न थोपना। मेरी गारंटी है कि आपका राजू अपने जीवन में कुछ न कुछ बढ़िया जरूर कर लेगा। इन शब्दों के साथ उस लड़के ने राजू के पिता को चिंता मुक्त किया। तय समय पर राजू अपने माता पिता के संग नए घर के फंक्शन में चला गया। उसे लगा था कि सभी अमीर लोगों की तरह राजू के उस रिश्तेदार ने भी गांव छोड़ दिया होगा और शहर में पॉश इलाके में अपना आलीशान घर बनाया होगा, मगर जब उनकी सस्ती कार गांव के रास्ते पर चलने लगी तो वो आश्चर्यचकित रह गए। 20 मिनट बाद उसने देखा कि उनके रिश्तेदार ने कोई आलीशान घर नहीं बनाया था, बल्कि सिंपल सा दिखने वाला एक ऐसा घर बनाया था जिसे वे लोग इको फ्रेंडली घर कह रहे थे। राजू ने इको फ्रेंडली जैसे शब्द ही पहली बार सुने थे। राजू के रिश्तेदारों ने चुन्ना पत्थर के लेप की मदद से ईंटों की चिनाई करके दीवारें खड़ी की थीं और छत कंक्रीट की बनाई थी। छत के ऊपर एक परत तारकोल तथा 2 परतें मिट्टी की चढ़ाकर उसके ऊपर ईंटें लगाकर चुन्ना पत्थर के लेप से लिपाई कर दी गई थी। सारे घर की दीवारों को नेचुरल कलर्स में चुन्ना पत्थर का लेप मिलाकर लिपा गया था, जिसकी वजह से यह घर नेचुरली इतना ठंडा रहता था कि पंखे की जरूरत भी कभी कभार ही पड़ती थी। एसी की जरूरत ही नहीं। उस इको फ्रेंडली घर की पहली खूबी समझते हुए राजू बोला, मैंने कहा था न कि ये दोनों भाई बड़े समझदार हैं। राजू के पिताजी के मुंह से गर्व से निकला। रिश्तेदारों की समझदारी से इम्प्रेस हुए राजू ने अगली चीज नोट्स की कि 6 बड़े बड़े कमरों वाले तथा 2 बड़े हॉल्स वाले घर को बेहद खुला खुला तो बनाया ही गया था, साथ ही साथ खिड़कियों व रोशनदानों की इतनी बढ़िया व्यवस्था की गई थी कि सर्दियों में भी इस घर में सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता था, यानी बिजली के साथ साथ अन्य बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की बचत। 2 मंजिला घर के फर्स्ट फ्लोर पर 3 अतिरिक्त कमरे और एक बड़ा सा हॉल भी था। घर की छत पर सोलर पैनल लगे थे जो पूरे घर की बिजली खुद बनाने में तो सक्षम थे ही साथ अतिरिक्त बिजली को वे सरकार को भी बेच देते थे। ग्राउंड फ्लोर के सामने खुले मैदान के नीचे 2 खास टैंक्स बनाए गए थे। पहले टैंक में बारिश के पानी को साफ करते हुए जमा करने का मैकेनिज्म लगा था, अतिरिक्त पानी को जमीन में छोड़ने का भी काम करता था। दूसरे टैंक में वो मैकेनिज्म लगा था जो घर के पानी को साफ करके उसे पुनः इस्तेमाल में लाने बनाने में सक्षम था। अब से इन लोगों को बिजली, पानी, हवा और रोशनी के लिए सरकार की नहीं प्रकृति की जरूरत है। उस इको फ्रेंडली घर की बाकी खूबियां समझते हुए राजू बोला। ये देखकर राजू के पिताजी बेहद खुश हुए। खूबियां तो अन्य घरों में भी मिल जाती है, आप अब हम तीनों इस घर की खास खूबी देखें, कहकर पिताजी राजू को और अपनी पत्नी को उस इमारत में ले गए जो उस घर से 30 फीट की दूरी पर बनी थी। इस इमारत में कुल 5 फ्लोर थे। किसी फ्लोर पर दीवारें नहीं थी, बस सरिया डालकर कंक्रीट के पिलर्स खड़े किए गए थे। चारों तरफ से खुली यह इमारत असल में 5 मंजिला खेत थी। ये लोग सबसे नीचे गन्ना उगाएंगे, सबसे ऊपर गेहूं व मक्की उगाएंगे। नीचे के सभी फ्लोर्स पर मौसमी सब्जियां, दालें व छोटे फल उगाएंगे। सभी फलों के 2-2 पेड़ तो इन्होंने इस दीवार के साथ साथ लगा ही रखे हैं। 1 साल के बाद इन्हें बाजार से नमक के अलावा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जैसे लोग रासायनिक खादों व रासायनिक कीटनाशकों वाला खाना खाने को मजबूर हैं, मगर ये लोग एकदम शुद्ध प्राकृतिक खाना खाएंगे। पिताजी ने कहकर राजू को उसके उस सवाल का भी जवाब दे दिया जो राजू ने रास्ते में पूछा था। जब राजू को पता चला कि उसके रिश्तेदारों ने नया घर भी गांव में ही बनाया है, तब उसके मुंह से निकला था कि अगर गांव में ही घर बनाना है तो पुराने घर को ही रिपेयर करवा लेते। अब राजू समझ गया कि पुराने घर में इस 5 मंजिला खेत की व्यवस्था नहीं बन पाती।